लास्ट टर्न पर मैंने आपको केमिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी के बीच में चेंजेस बताए थे, तीन से चार चेंजेस बताए थे। पहले उन्हें ही मार्क करके चलेंगे, उन्हें ही सब दोबारा से एक बार फिर से समझेंगे। ये है आपकी बुक का पेज नंबर 285। ठीक, 285 आप सब भी ओपन कर लो, पेज नंबर 285। देखो, फर्स्ट पॉइंट है, इफ एन एटम अंडरगोज अ केमिकल चेंज अकरिंग एट लो एनर्जी देयर इज अ चेंज इन नंबर ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम। मैंने आपसे कल लास्ट टर्न पर बताया था न्यूक्लियर चेंज के और केमिकल चेंज के बारे में। तो मैंने आपसे ये कहा था कि जो केमिकल चेंज होता है वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स से रिलेटेड होता है, यानी जो जिसमें ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें मैंने कोवलेंट और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स के बारे में कहा था, है ना, याद है? यस सर। इसके बाद वेरेस जब हम बात करते हैं किस, ये तो बात हुई केमिकल चेंज की, तो आप इतना अंडरलाइन कर सकते हैं खाली केमिकल चेंज ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, जिससे आप एग्जाम टाइम में जब इसे दोबारा पढ़ें तो आप सीधे सीधे इसी पर फोकस कर पाएंगे, केमिकल चेंज ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। Whereas if if the atom undergoes a nuclear change at a high energy, there is a change in the number of nucleons. न्यूक्लियर चेंज किससे रिलेटेड होगा बच्चों? नंबर ऑफ न्यूक्लियन से। अगर आपको ठीक से याद हो तो मैंने आपसे बताया था कि न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। कल बताया था, अगर याद हो तो। बताया था बच्चों, याद है? यस सर। है ना? हाँ। इसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, a nuclear change requires much higher energy of the order of few MeV, whereas which is nearly 10 to the 6 times as compared to the energy required to the chemical change which is of few MeV। मैंने ये भी बताया था आपसे कि न्यूक्लियर चेंज में जो है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, जबकि केमिकल चेंज के लिए सिर्फ फ्यू ईवीज की इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी काफी। तो आप यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं, न्यूक्लियर चेंज higher MeV, chemical change few MeV, few EV। थर्ड पॉइंट मैंने आपसे ये बताया था, एक एग्जांपल देके ये समझाया था कि जब एक न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो जो एटॉमिक नंबर है, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द मास नंबर मतलब टोटल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रिमेन कंजर्व्ड, ये बराबर रहते हैं। इन अदर वर्ड्स द टोटल सम ऑफ एटॉमिक number of the reactants is equal to the sum of atomic number of products। इसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल भी देके समझाया था। Similarly, total sum of mass number of the reactant is equal to the sum of mass number of the products। reactants का और mass का मैंने एक एग्जांपल आपको ये दिया था कल, अगर बच्चों आपको याद हो, यूरेनियम 92 238 और यहाँ पर मैंने एक अल्फा पार्टिकल एमिट कराया था। ये क्या होता है अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, पहले आप रिएक्शन समझिए, थोरियम था यहाँ पर। पॉइंट ये कह रहा है आपका कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे या एटॉमिक मास होगा या एटॉमिक नंबर होगा वो कंजर्व्ड रहता है। कंजर्व्ड इन द सेंस आप ये देखिए 90 और ये देखिए 2, 90 में 2 जोड़ें तो 92। देखिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर है आपका 92 और यहाँ दोनों को ऐड कर कर भी 92 आ चुका है। देखिए, हाँ या ना बताइए बच्चों? सर। यस यस सर। सर। यस सर। है ना, हल्का सा छोटा सा करता हूँ उसका, हाथ देखो, चेक करो, देखो ये यस देखो। सर। इसके बाद अगर आप ऊपर भी ऐड देखो, 234 मास नंबर में अगर 4 और ऐड करें तो ये हो जाएगा 238। तो देखो मास नंबर भी इंटैक्ट रहा, ऊपर होता है मास नंबर, नीचे एटॉमिक नंबर। जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट है एक्स, तो नीचे तो रखा होगा एटॉमिक नंबर, मैंने कल भी बताया था एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखा होता है मास नंबर, और मास नंबर को हम डिनोट करते हैं ए से। तो इस पूरी रिएक्शन में अगर आप देखें तो साफ साफ दिख रहा है कि एटॉमिक नंबर भी पूरा पूरा है
90 + 2 92, जितना प्रोडक्ट का है उतना ही रिएक्टेंट्स का है, प्रोडक्ट भी वही है, रिएक्टेंट्स भी वही है, और मास नंबर भी कंजर्व है। थर्ड पॉइंट ये कह रहा था। क्लियर हो गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद फिर हमने आइसोटोप्स के बारे में बताया था आपको। थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। आइसोटोप्स के बारे में मैंने आपसे बताया था कि सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। याद आया बच्चों? Yes, एटॉमिक sir. नंबर Yes, सेम sir. होगा, यानी Z उनका सेम चलेगा, बस मास नंबर डिफरेंट होगा। जिसपे हमने सबसे पहले बात करी थी हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के हमने 3 आइसोटोप्स कहे थे, और उन आइसोटोप्स में सबसे पहले हमने नाम जो दिया था वो था 1H1, 1H2 और 1H3। ठीक है, इसका जो पहले वाले का नाम मैंने आपसे बताया था, अगर आपको याद हो तो इस वाले का नाम मैंने बताया था आपसे, क्या? प्रोटियम, है ना? Yes, sir. दूसरे वाले का नाम होता है ड्यूटेरियम, और तीसरे का नाम होता है ट्रिटियम। ध्यान रखिएगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इसी के साथ मैंने आपसे कार्बन के भी आइसोटोप्स के बारे में डिस्कशन किया था। मैंने आपके कार्बन के 3 आइसोटोप्स बताए थे आपको, C612, C613 और C614। आप इन दोनों ही एग्जाम्पल में नोट कर पाएंगे कि हम देखिए सेम एलिमेंट है हाइड्रोजन, नीचे वाला एटॉमिक नंबर सेम है, ऊपर मास नंबर अलग है 1 2 3। कार्बन के केस में भी यही है, एटॉमिक नंबर सबका नीचे वाला सेम है, मास नंबर डिफरेंट है 12 13 14। इसी के साथ एक क्लोरीन का भी और होता है। क्लोरीन के लिए हम आगे पढ़ेंगे। हमने क्लोरीन के भी आइसोटोप्स पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो हमने क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स पढ़े थे, Cl1735 और Cl1737। ये हमने कल तक पढ़ लिया था। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ा था बच्चों, उस पर फोकस करिएगा, जो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। जी, सबसे पहला तो पॉइंट ये कि टिन के सबसे ज्यादा आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, टिन के, एसएन के हैज लार्जेस्ट आइसोटोप्स, लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइसोटोप्स। कितने होते हैं टोटल? 10 आइसोटोप्स होते हैं टिन के। नंबर 2 पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बच्चों। नंबर 2 पॉइंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो रिपीट कर रहा हूँ, कल का ही पॉइंट है, थोड़ा सा रिपीट करूंगा। देखिए बच्चों, 2 तरह के आइसोटोप्स होते हैं, 2 काइंड्स ऑफ आइसोटोप्स। पहले होते हैं स्टेबल आइसोटोप्स, वो आइसोटोप्स जहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जनरली नियरली इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नियरली इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, वो आइसोटोप्स जिनमें ऐसा हो कि जनरली ऐसा होता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लगभग इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, तो वो आते हैं स्टेबल आइसोटोप्स की कैटेगरी में। सिंपल। इसके बाद आते हैं नंबर 2, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स या अनस्टेबल आइसोटोप्स। अनस्टेबल या रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोकस रखिएगा ये वाला पॉइंट। वो आइसोटोप्स जिनमें
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो होते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए डेफिनेशन में व्हाट आर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, तो आप सबसे पहले ये लिखेंगे द आइसोटोप्स which have number of neutrons much more than the number of protons are known as radioactive isotopes। ठीक है, या आपसे ये पूछा जाए which how can you predict a element can be radioactive, then तब भी आप उसमें ये कह सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट रेडियो एक्टिविटी के तब शो करेगा या रेडियो एक्टिव तब होगा जब उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होंगे, मच मोर होंगे देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तभी हम कह सकते हैं कि वो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। आइसोटोप्स इन विच द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर मच मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ऐसा आइसोटोप जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में, वो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहलाता है बच्चों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाँ बेटा बोलिए। सर ये डिफरेंस बहुत ज्यादा ही होना चाहिए, मतलब अगर एक दो का डिफरेंस होगा तो वो स्टेबल होगा। हाँ स्टेबल इतना ज्यादा नहीं होगा, नियरली इक्वल की कंडीशन में आ जाएगा वो, उसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए, ड्रास्टिक डिफरेंस होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यूरेनियम 92 235 में देखिए, देखिए मास नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 235, एटॉमिक नंबर आपको दिया है 92। बच्चों जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाते हैं, यानी 92 हो गए, और जितने प्रोटॉन्स होते हैं आपको पता ही है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं 92। अब अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालनी हो आपको, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो बेसिकली हम कहते हैं कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो बस सीधे सीधे, क्योंकि प्रोटॉन भी उतने ही होते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर माइनस करिए, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया आपने, करा 3, 13 यहाँ उधर हो जाएगा, 4 यहाँ बचेगा और ये 1 यहाँ बचेगा। देखिए तो इस वाली कंडीशन में, इस यूरेनियम में यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके पास कितने आ रहे हैं, देखिए वो आ रहे हैं 235 माइनस 92 इक्वल टू 143। जरा चेक करिए, न्यूट्रॉन्स हो रहे हैं 143, प्रोटॉन्स हो रहे हैं सिर्फ 92। देखिए कितना ड्रास्टिक चेंज है, कितना ड्रास्टिक डिफरेंस है, कितना बड़ा डिफरेंस है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हाँ भाई न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा है प्रोटॉन से, इसलिए एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। एक और एग्जांपल देता हूँ इसी में, एक और एग्जांपल देखिएगा। एग्जांपल है यूरेनियम 92 238 का। इसमें भी आप देखिए, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो 238 में से 92 सब्ट्रैक्ट करेंगे 146 आ जाएगा, 146, यानी प्रोटॉन रह जाएंगे 92 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा है प्रोटॉन से, तो ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। अच्छा यहाँ पर एक बात और ऐड करना चाहूंगा, जैसे अभी एक हमारे स्टूडेंट ने बात पूछी कि सर ये कोई जरूरी है क्या कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप तभी होगा जब न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा डिफरेंस हो प्रोटॉन से, तभी? नहीं, बहुत ज्यादा ना हो, चाहे थोड़ा सा हो, तब भी बच्चों रेडियो एक्टिव होता है। जैसे कार्बन डेटिंग की बात करते हैं बच्चों हम, कार्बन डेटिंग के दौरान तो हम जो इस्तेमाल करते हैं कार्बन, वो C6 वाला होता है हमारा, C614 या C612 वाला, है ना। कार्बन डेटिंग पता है, कार्बन डेटिंग वो फिनोमेना होता है जिससे हम फॉसिल फ्यूल्स या फॉसिल जो स्केलेटन्स मिलते हैं पुराने, कहते हैं ना भाई 500 एक्सकेवेशन के दौरान हमें 500 ईयर्स ओल्ड हमें जो है एक स्केलेटन मिला है, या 5000 ईयर्स ओल्ड हमें कोई चीज मिली है, वो सब कार्बन डेटिंग के थ्रू होता है। कार्बन डेटिंग के थ्रू कह देते हैं कि पांच, ये जो हमें स्केलेटन मिला है मैमथ का, ये 500 ईयर्स पुराना है। तो उन्होंने कैसे निकाला है, कार्बन डेटिंग एक फिनोमिना होता है बच्चों। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा थोड़ा सा, ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कार्बन डेटिंग वाला पॉइंट। ठीक, जिसमें यूजेस में से एक आ जाएगा ये यूजेस।
कह सकते हैं आप इम्पॉर्टेंट यूज में से एक है। हाँ, तो हम कोई जैसे मैंने अभी आपको रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बताए C612, C613 और C614। अब ये भी आइसोटोप्स हैं, दिख रहे हैं आपको C612, C614 अभी तो बताए है ना कि नहीं, बोलिए हाँ के ना। यस सर। ठीक है, तो ये रेडियो एक्टिव इनमें से एक दो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते हैं। अभी बताता हूँ, देखिए मैं आपको। हाँ, तो देखिए ये भी 3 आइसोटोप्स हैं। इन तीनों आइसोटोप्स में जो हमारा ये C614 वाला होता है, ये कार्बन डेटिंग में यूज होता है और ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। तो मतलब वैसे तो जनरल परसेप्शन यही है, जनरल कहना हमारा यही होता है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स वही होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं प्रोटॉन्स के मुकाबले। पर आप यहाँ भी देखें, फिर से देखिए, अगर आप चेक करना चाहें तो अगर माइनस करें तो कितने न्यूट्रॉन्स आएंगे बताइए, यहाँ पर 8 आएंगे। हाँ कि ना, बोलो। यस सर। न्यूट्रॉन 8 आएंगे, प्रोटॉन 6 हैं। नियरली देखिए लगभग है, फिर भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर भी ये हमारा C614 वाला कार्बन वाला एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। तो यानी ये कहीं नहीं कहा जा सकता, जर्नल हमने बना तो लिया है कि हाँ भाई जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं। पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, जैसे ये लिखा है देखिए। इन तीनों रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में जो C614 है वो एक रेडियो आइसोटोप है, जिसे कार्बन डेटिंग में भी हम इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिए। तो कहना ठीक है, अच्छी बात है, कह देते हैं कि हाँ भाई एक जर्नल बना लिया, जर्नल परसेप्शन बना लिया कि भाई जिन वो सभी रेडियो आइसोटोप जिनमें न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा हो प्रोटॉन से, वो सब रेडियो एक्टिव है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं, वो तो रेडियो एक्टिव है, साथ ही साथ कुछ और एक्सेप्शनल भी है इसमें। ठीक है जी, अब बात करते हैं बच्चों आइसोबार्स की। आइसोबार्स में क्या करना है, डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए। ठीक, एक मिनट। तो आइसोबार्स में सबसे पहली कंडीशन है कि डिफरेंट एलिमेंट्स होने चाहिए बच्चों। डिफरेंट एलिमेंट के साथ साथ सेम मास नंबर होगा, सेम मास नंबर होगा, लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। ये कंडीशन होती है आइसोबार्स की। अभी आइसोटोप्स में क्या था, आइसोटोप्स में ये था कि अगर हमने अभी आपने ध्यान दिया हो, हमने पढ़ा था जो आइसोटोप में दिखा देता हूँ एक बार। आइसोटोप्स में था सेम एलिमेंट होगा, ठीक है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर अलग होगा। लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें क्या है, इसमें एलिमेंट तो सेम नहीं होगा, पहला तो एलिमेंट ही डिफरेंट होगा। डिफरेंट एलिमेंट, खास बात ये, सबसे पहला डिफरेंट एलिमेंट। दूसरा मास नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर अलग होगा, जिसमें सबसे पहला एग्जाम्पल हम देंगे सोडियम और मैग्नीशियम वाला। नंबर 1 एग्जाम्पल है सोडियम 1123 और मैग्नीशियम 1223। देखिए सेम मास नंबर है ऊपर 23, एटॉमिक नंबर अलग है, सोडियम का 11 और मैग्नीशियम का 12। इसमें दूसरा एग्जाम्पल हम देंगे कार्बन और नाइट्रोजन का, C614 और N714। यहाँ पर देखिए सेम मास नंबर है दोनों का, कार्बन और नाइट्रोजन का, पर डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, एलिमेंट भी अलग अलग हो गए। ठीक है, इसी के साथ एक चीज और इसमें हम समझेंगे, इसमें दूसरा एक और आता है मिरर आइसोबार्स। मिरर आइसोबार्स, देखिए जिस तरह से किसी भी मिरर में जो इमेज बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड बनती है, लेटरली इन्वर्टेड। इन लेटरल इन्वर्जन में क्या मतलब होता है लेटरली इन्वर्टेड का, लेफ्ट और राइट साइड इंटरचेंज हो जाती है। द इंटरचेंज इन द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द इमेज, इन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर आपको याद हो डेफिनेशन रटी रटाई से थी क्लास 9 में हमने पढ़ी थी, द इंटरचेंज इन द लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन।
तो जो इन्वर्ट हो जाते हैं, तो मिरर आइसोबार्स वही है। वहां पर क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का एक्सचेंज हो जाए, उन्हें मिरर आइसोबार्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम और मैग्नीशियम वाला जो एग्जांपल है, ये वाला देखिए, Na1123 और Mg1223, ये वाला एग्जांपल देखिए। अब सबसे पहले यहाँ पर प्रोटॉन निकाल ले, न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं। सबको तो अब तक तो सबको पता चल गया होगा न्यूट्रॉन निकालने का तरीका, सबट्रैक्ट करके निकालने का तरीका। यहाँ 12 आ जाएंगे न्यूट्रॉन, और यहाँ पर भी कितने आएंगे न्यूट्रॉन, देखिए 11। ठीक, अब एक्सचेंज कहाँ है, देखिए ये सोडियम के प्रोटॉन है, सोडियम के प्रोटॉन और मैग्नीशियम के न्यूट्रॉन एक्सचेंज है, देखिए। उसी तरह से सोडियम के प्रोटॉन और मैग्नीशियम का जो है प्रोटॉन एक्सचेंज है, इसे कहते हैं मिरर आइसोबार्स। इन्वर्टेड है, एक्सचेंज हो गए। जो सोडियम के प्रोटॉन है वो मैग्नीशियम के न्यूट्रॉन, उतने ही उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक्सचेंज है, देखिए। हाँ या ना बोलिए बच्चों। यस सर। यस सर। और इस वाले केस में अगर आप देखें तो मैग्नीशियम के जितने प्रोटॉन हैं वो सोडियम के न्यूट्रॉन हैं। तो वो कंडीशन जिसमें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक्सचेंज हो जाएं, उन्हें मिरर आइसोबार्स कहते हैं। ये आइसोबार भी हैं क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर जो है डिफरेंट है, मास नंबर सेम है। तो वो आइसोबार्स जिनमें ऐसा हो जाए कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाए, एक का न्यूट्रॉन दूसरे के नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो और एक का प्रोटॉन नंबर ऑफ दूसरे वाले के न्यूट्रॉन के बराबर हो, ऐसे केस वाले को कहते हैं मिरर आइसोबार्स। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा आइसोबार वाला टॉपिक। अब आते हैं आइसोटोन्स पे।